नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ हैं इलाके के जाने माने शिक्षाविद हरिकृष्ण जी आर्य। आप शिक्षा में नवाचारों के लिए राष्ट्रपति से 2 बार अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। अब चूँकि स्कूलों का खुलने और खुलाने का समय आ गया है, तो ऐसे में शिक्षा की वर्तमान दशा और उसकी दिशा बारे हम चर्चा श्री आर्य से करेंगे। आर्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अपन निजी शिक्षण संस्थाओं पे बात करते हैं जी कि निजी शिक्षण संस्थाएं प्रवेश के नाम पे, कंप्यूटर के नाम पे, जी कन्वेंस के नाम पे जी और कई चीज़ों के नाम पे, वेशभूषा के नाम पे बहुत बड़ी अमाउंट अभिभावकों से वसूलते हैं। इसके बावजूद पेरेंट्स, मतलब उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव है, वो सरकारी स्कूलों की ओर न होकर के प्राइवेट स्कूलों की ओर है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका कहना सही है कि धीरे धीरे अभिभावकगण जो हैं सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि विगत कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में अच्छे प्रयास हुए हैं और उन प्रयासों का प्रतिफल ये हुआ है कि वहाँ संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू होने के बाद में उनके मूलभूत सुविधाएं काफ़ी सुदृढ़ हुई हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि प्रवेश के नाम पर अच्छा सा प्रयास करके प्रवेश जरूर दिलवा दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों के शिक्षक निस्संदेह बहुत योग्यता रखते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम होते रहते हैं जिनसे सही माने में वो कक्षा शिक्षण में उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि उन्हें दिया जाना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कि इस समय कुछ इतनी औपचारिकताएं हो गई हैं, जैसे राजकीय विद्यालयों में शाला दर्पण का कार्यक्रम है। तो शाला दर्पण के कार्यक्रम में विद्यालय की एक एक गतिविधि का इंद्राज करना होता है उसी दिन। हालांकि मॉनिटरिंग के हिसाब से देखा जाए तो शाला दर्पण बहुत सही है। कब किस विद्यार्थी ने एडमिशन लिया उसका पूरा इंद्राज हो जाता है। लेकिन सही बात यह है कि विद्यालयों में अभी तक कंप्यूटर को चलाने के लिए न तो कोई ऑपरेटर दिए गए हैं और न ही कोई निपुण शिक्षक है। ये कोई 5-7 दिन की ट्रेनिंग शिक्षकों को दिलवा देते हैं। गुरुदेव, आपकी बात में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स बहुत योग्य हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि निपुण नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है निपुणता उनमें कंप्यूटर अपने सब्जेक्ट के प्रति है। नहीं, हाँ, अपने सब्जेक्ट के प्रति है, लेकिन कंप्यूटर और आईसीटी के प्रति उनमें निपुणता नहीं है। तो क्या होता है कि वो गलत डाटा उसमें एंटर करते हैं बारंबार, यानी कि 3-4 टीचर पूरी तरह से वो उसी काम में लगे रहते हैं। बजाय उसके यदि एक कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाए या एक कंप्यूटर ऑपरेटर दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि शिक्षकगण जो हैं वो केवल अपना काम ही कर पाएंगे और अपने काम के अलावा, जैसे शाला दर्पण का काम है, शाला प्रवेश उत्सव का कार्य है, जैसे अब प्रवेश उत्सव अभियान शुरू होने वाला है, तो क्लासेस भी शुरू हो गई हैं 1 मई से। तो उन अध्यापकों को एक साथ इतने सारे दायित्व जब सौंप दिए जाते हैं और बीच बीच में कुछ और भी काम आ जाते हैं, जैसे आप प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया शिक्षकों के लिए, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यहाँ एक पूरा सिस्टम है। तो कुछ शिक्षक तो चले जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ शिक्षक जैसे शाला दर्पण में एंट्री करने के लिए, और शिक्षक ही क्या करते हैं, इवन पे बिल बनाने का काम जो है वो भी शिक्षकों को करना होता है। तो सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक होने के बावजूद भी समस्या ये है कि वो कक्षा शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और उनका ध्यान कुछ दूसरे कार्यक्रमों की ओर हो जाता है। गुरुदेव, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षक योग्य हैं
तो बेहतर परीक्षा परिणाम प्राइवेट स्कूलों का ही क्यों आता है और सरकारी स्कूल फिसड्डी ही साबित क्यों होते हैं? देखिए, यहाँ भी मैं उसी बात को लेकर के आऊँगा। एक आपने हालांकि बहुत सारे काम गिनवाए थे, उसमें एक काम और है, मध्याह्न भोजन का काम, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। हालांकि कहने को ये कहा जाता है कि मिड डे मील में किसी शिक्षक का सहयोग नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा हूं विभिन्न पदों से और इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ हूं, निश्चित रूप से 2-3 शिक्षक और नित्य प्रतिदिन हिसाब रखना पड़ता है। और अब तो जब ये डिजिटल एज आ गई है, प्रतिदिन SMS से बताना होता है कि कितने किलो कितने ग्राम चावल है, कितने किलो कितना ग्राम गेहूं रह गया है। बनिए का काम करना पड़ रहा है, बनिए का काम करना पड़ता है, मसाला सब्जी पूरा उस हिसाब से। और कहीं यदि जैसे एक बच्चे के लिए 100 ग्राम या 80 ग्राम का है, उससे कहीं ज्यादा हो गया बैलेंस या कम हो गया, तो वो बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। तो शिक्षकों के लिए क्या है कि इस समय पढ़ाने से ज़्यादा उन पर ये दूसरे दायित्व सौंप दिए गए हैं, तो इसलिए योग्य होते हुए भी वो वांछित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों की यदि बात करें तो वहाँ ऐसा भी मिल जाएगा कि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने वाला 10वीं पास टीचर, और कभी कभी तो हो सकता है ऐसा, मैं कोई बुराई वैसे नहीं करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से वहाँ पर्याप्त योग्यताधारी शिक्षक नहीं होते। जैसे 11वीं 12वीं में जिस शिक्षक से पढ़ाना है वो संबंधित शिक्षक जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। लेकिन 11वीं 12वीं में हमने देखा कि केवल ग्रेजुएट जिसने केवल BA BSc BCom किया है उसी से वो पढ़वाते हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जबरदस्त होती है और उनका संचालक शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ होते हुए भी वो बेहतर मैनेजमेंट उसका मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों में एकेडमिक माहौल अच्छा हो सकता है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एकेडमिशियंस हैं, शिक्षा में तो वो बेहतर हैं, लेकिन प्रबंधन के मामले में वो मैनेजमेंट के मामले में बहुत पहले क्या होता था कि जैसे हेडमास्टर में चयन होता था, कुछ समय बीच में 2-1 साल के लिए उनको गहन प्रशिक्षण 6 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। और वो आज जो जैसे DO के पद पे पहुंच गए हैं उनमें से कुछ एक वो बहुत अच्छे प्रशासक सिद्ध हुए हैं। आज क्या किया जाता है, एक शिक्षक का प्रिंसिपल में प्रमोशन किया जाता है और सीधे उसको उस विद्यालय में भेज दिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा उसको क्या है कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है ये तो सिखाया ही जाना चाहिए, इसके साथ साथ उसको ये भी प्रबंधन कैसे चलाया जाए, प्रबंधन कैसे चलाया जाए, ये एक कमी है। गुरुदेव, आप सरकारी टीचर रहे हैं, क्योंकि उस दृष्टि से आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर काफ़ी योग्य होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आम जन का ये मानना है, बच्चों के अभिभावकों का ये मानना है, उन्होंने कंपैरिजन किया, तुलना किया, उन्होंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया, उनका ये मानना है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो इसके लिए सर कौन दोषी है? सरकार का निर्धारित पाठ्यक्रम, अध्यापकों का निकम्मापन जी, या सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव? आप किसे दोषी मानते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों में धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता जा रहा है जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था। पहले SSA था और अब जो है रमसा जो है उनसे वो स्तर तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ये बातें भी देखी जाती हैं। विभाग क्या करता है कि नए नए तरीके के प्रयोग करता है, किंतु बीच में क्या हुआ, करीब 15 वर्ष पहले प्रारंभिक शिक्षा को अलग कर दिया, माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया, दोनों के सेटअप पूरी तरह से अलग कर दिए। लेकिन अब पिछले वर्ष से सेकेंडरी और एलिमेंट्री को एक साथ कर दिया। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट, कुछ स्कूलों को मर्ज भी कर दिया, जैसे कि प्राइमरी स्कूल थे उनको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ जोड़ दिया गया। अब 6ठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे मान लीजिए असेंबली में हैं, प्रार्थना स्थल कार्यक्रम में, वहीं एक पहली कक्षा का बच्चा भी खड़ा है। तो पहली कक्षा का बच्चा वो बात इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जो हम 12वीं कक्षा के बच्चे के लिए कह रहे हैं जी। तो एक ही स्थल पर उनको मिलाना
मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपके हिसाब से गुरुदेव जो सरकार ने जो एक्सपेरिमेंट किया है मर्ज करने का, वो ठीक नहीं है? हाँ, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। फिर दूसरी बात मैं बताऊं कि क्या बाधा आ रही है कि पर्याप्त शिक्षकों की भी कमी रहती है। सरकारी विद्यालयों में शहरों में लगभग सभी पद भरे हुए होते हैं और ग्रामीण इलाकों में जाके हम देखेंगे तो वहाँ पर और दूरस्थ स्थानों पर तो करीब करीब पद खाली मिलेंगे। और पदों को पहले जो अनुपात हुआ करता था उस अनुपात से क्या किया है कि काफी कम कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि प्रावधान ये कर दिया गया है कि जहाँ 60 से कम विद्यार्थी हैं 11वीं 12वीं में, वहाँ 11वीं और 12वीं में पढ़ाने के लिए व्याख्याता नहीं होगा। वहाँ सेकंड ग्रेड टीचर जो कि 9वीं 10वीं को पढ़ाता है, वो उसी से यदि हम 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़वाएंगे तो देखिए वो परिणाम नहीं आ पाएगा। तो गुरुदेव आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जगह खाली पड़ी है और वहाँ टीचर्स ही नहीं हैं, नहीं जाना चाहते। जबकि देखा ये गया कि बरसों से लोग डार्क जोन में पड़े हैं और जो है माँ अपने बच्चों से अलग है, अपने पति से अलग है, पति अपने परिवार से अलग है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ ऐसा जैसे बैंक के अंदर कर्मचारी होता है कि कोई महिला कहीं पे डिप्यूट है तो उसकी शादी हो गई है तो उसका शादी का कार्ड सरकार के यहाँ दीजिए और आपका तबादला जहाँ आपका पति काम कर रहा है तो उसी शहर के अंदर। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष से सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है सरकारी शिक्षकों को पदस्थापन करने में। एक निश्चित क्राइटेरिया बना लिया है। पहले क्या होता था, कोई क्राइटेरिया नहीं था और मान लीजिए कि सरकार ने नियुक्ति करके 15 जनों की सूची दी है और डायरेक्टर को या डिप्टी डायरेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी को उन 15 शिक्षकों को पदस्थापन देना है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी की मर्जी पर होता था कि वो उसको किस तरह से दे दे। लेकिन अब कुछ निश्चित गाइडलाइंस बन गई हैं। अब काउंसलिंग होती है और जितने पद रिक्त हैं वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे उनको दिखा दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसे विडो हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, फिर एकल महिला को दी जाती है, उसके बाद में महिला को दी जाती है, इसी तरह से विकलांगों को, कैंसर पीड़ित जो है उनको। तो इसी हिसाब से क्या है कि पदस्थापना होने लग गया है अब। लेकिन वो जो परिस्थिति आप डार्क जोन की कह रहे हैं वहाँ परिस्थिति ये है कि वहाँ स्थानीय शिक्षक इतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है और नहीं पढ़ पाए। या तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ के लिए एक स्पेशल कार्डर बना देना चाहिए उस इलाके के लिए और उसी इलाके के लोगों के लिए एक स्पेशल वो भर्ती होनी चाहिए। और हो सकता है कि उसके लिए कुछ मानदंड जो है उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें या वहाँ पर शिक्षा का प्रसार इतना ज़्यादा किया जाना चाहिए। पहले मुझे याद है, बहुत वर्ष पहले की बात है, विज्ञान संकाय खोल दिए गए थे, लेकिन वांछित संख्या में राजस्थान में जो स्नातकोत्तर डिग्रीधारी शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, जैसे एमएससी नहीं मिल पा रहे थे, तो सरकार ने क्या किया कि जिन्होंने बीएससी कर रखा था उनको 1 साल का डिप्लोमा करवा करके और उनसे वो बच्चे पढ़ाने लग गए। तो इसी तरह से हो सकता है कि डार्क जोन की जो क्षेत्र हैं वहाँ यदि कम योग्यता वाले हैं तो एक बार उनको रिलैक्स दे दिया जाए, एक स्पेशल ट्रेनिंग दे करके। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक उन्हीं लोगों को, उस इलाके के लोगों को वहां नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि शिक्षित होने में तो अभी बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहां की स्थिति है। और देखिए, जिसको नौकरी करनी है तो भाई देखो उसको तो सरकार जहां पदस्थापित करेगी। लेकिन इसके लिए सर ये फिर नौकरी की बात तो फिर प्रत्येक विभाग में आ जाती है ना, फिर शिक्षा विभाग में ही क्यों ऐसा कर देना चाहिए, सिर्फ शिक्षक को ही क्यों दंडित किया जाए? देखो कि उन्हीं व्यक्तियों को दंडित क्यों किया जाए जिनको एक बार डार्क जोन मिल गया। होना यह चाहिए कि डार्क जोन के लिए एक न्यूनतम अवधि बना देनी चाहिए कि 3 साल उसने काम कर लिया है तो अब उसको एक अच्छा प्लेस मिलना चाहिए। और दूसरे जिन्होंने अब तक अच्छे स्थानों पर काम किया उसको डार्क जोन में भेजा, उसको डार्क जोन में भेजा जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि समानता का व्यवहार हो जाएगा, एक समानता, एक बिल्कुल बिल्कुल सर, सही प्रॉब्लम। सर अब हम अभी शिक्षा के गिरते स्तर की बात कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने अरबों रुपए लगाया, बिल्कुल लगा, लेकिन शिक्षा का स्तर फिर भी गिरता गया जी। तो सरकार ऐसा क्या करे कि शिक्षा के स्तर में सुधार आए?
देखो, उसकी साख में सुधार आए, शिक्षा में सुधार मैं आए। ये कहना चाहूँगा, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है, इस सत्र से तो लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन हमें आशा रखनी चाहिए कि ये अगले सेशन से शुरू हो जाएगी। मैं भी उस कमेटी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें कुछ इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं शिक्षकों के लिए, जो हो सकता है कि एक बार शिक्षकों को पसंद नहीं आए। उनमें क्या क्या है? शिक्षकों को पसंद नहीं आए? शिक्षकों को पसंद नहीं अच्छा, आए। ठीक। उसमें क्या है कि हर लेवल के शिक्षक के लिए वो जैसे बीएड की डिग्री या बीएसटीसी की डिग्री ले लेता है, उसके बाद जैसे रीट का एग्जाम हो रहा है, हर ग्रेड के शिक्षक के लिए, इवन प्रधानाचार्य के लिए वो एग्जाम होगा। हर 3 साल के बाद जी उनके लिए भी एक एग्जाम होगा, और यदि उस एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं तो उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा। इवन मैं आपको बता दूं, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले भी क्या करते हैं, जैसे संचालक है प्राइवेट स्कूल का, वो क्या करता है कि अपने घर वालों को ही उसका प्रिंसिपल बना देता है। हाँ, ठीक है ना। तो सीबीएसई ने अब ये निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी वो निर्णय इम्प्लीमेंट होने वाला है कि उनके लिए भी सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्ट करेगा कि उनको यानी कि प्रशासनिक ज्ञान है या नहीं है, उनको प्रबंधन का ज्ञान है या नहीं, विद्यालय चलाने का ज्ञान है या नहीं। तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर एक ग्रेड के टीचर्स के लिए, और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य के लिए, और यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी के लिए, इस बार हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। पिछले वर्ष से मैं आपको बताऊं कि जिला शिक्षा अधिकारी पद पर जो पदोन्नत हुए हैं, उनको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा बेंगलोर में उनको प्रबंधन की और शिक्षा प्रशासन की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। वो बात अलग है कि उन्होंने फ्री में ये सेवा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दी है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने। और जो वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, अजीम प्रेमजी रूप से विप्रो वाले वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एजुकेशन को संभालने विप्रो वाले। गुरुदेव, आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक मेडिकल स्टोर का संचालक, जिसको दवा बेचने का, दवाई की पर्ची पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं होता, उस बावजूद उसके वो कोई एक निर्धारित राशि अदा करके लाइसेंस ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से आजकल के कॉलेजेस में और स्कूलों में प्रिंसिपल कोई होता है, लेकिन उसका वो उसकी अटेंडेंस के तौर पे उसको बुला करके और साइन करवा करके उसको पैसा पे कर देता है। बिल्कुल। अब हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हम आ रहे हैं सरकारी स्कूलों से प्राइवेट संस्थाओं की तरफ, कि वो प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं। तो वहाँ एक तो ये खामी आ गई कि वो किसी भी अपने घर वाले को बैठा देंगे, क्योंकि क्वालिफाइड को लेकर के आएंगे तो भाई देखिए उसको उसी के अनुरूप उसको वेतन देना पड़ेगा। सही रूप। गुरुदेव, वर्तमान में एक सोच बनती जा रही है कि पढ़ाई करना मतलब सरकारी नौकरी। हर व्यक्ति की, हर माँ बाप की, हर बच्चे की सोच होती है कि यार मुझे सरकारी नौकरी मिले। ऐसी सोच क्यों बनती जा रही है? बिल्कुल। देखिए, एक बात तो ये है कि जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, नौकरी मिल गई तो उसको कोई हटाएगा नहीं। फिर एक बात और है, अभी तक हमारी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है सरकारी तंत्र का अच्छा नहीं हो पाया है, अभी तक अच्छा नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि हम कहते हैं ना कि जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं। भय भी होत ना प्रीत गोपाला, प्रीत न हो गोपाला। बिल्कुल वही बात यहाँ लागू होती है कि हमारे यहाँ का अभी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, चाहे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम तो यहाँ एजुकेशन तक सीमित रहेंगे, इतना बढ़िया नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि निरंतर विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी एक प्रारंभिक का, एक माध्यमिक का, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, यानी कि 20 वर्षों से यहाँ केवल एक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और एक ही उनके पास इतने काम हो जाते हैं, और ज्यादातर उनका समय जो है वो मीटिंगों में जाया होता है। कभी मीटिंग यहाँ जैसे कि स्थानीय प्रशासन मीटिंग बुलाता है तो कभी बीकानेर मीटिंग बुला ली गई, कभी इनका जो रेंज ऑफिसर मीटिंग बुलाता है, कभी शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव मीटिंग बुलाते हैं। तो सही माने में वो कोई प्रशासनिक काम या विद्यालयों को, मैं सही कह रहा हूँ जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं उस प्रशासनिक काम से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरे पास सर्व शिक्षा अभियान का 3-4 साल अतिरिक्त चार्ज
रहा है, मैंने प्रधानाचार्य पद पे रहते हुए भी वो कुछ विशेष कारण से मुझे संभालना पड़ा, तो मुझे स्कूल भी विजिट करने पड़े, तो वहाँ थोड़ी सी ये परेशानी वो आती है कि संख्या जितनी होनी चाहिए, वांछित संख्या सुपरवाइजरी स्टाफ की, वो वांछित संख्या नहीं गुरुदेव, है। आपका कहने का अर्थ है कि ये लोग स्कूलों का अवलोकन तक नहीं कर पाते, निरीक्षण तक नहीं कर मेरा यही पाते, तो इतना वर्कलोड इनके ऊपर होता है। बिल्कुल नहीं कर तो आपके हिसाब से कुछ शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां और होनी चाहिए, और होनी चाहिए, सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। एनसीईआरटी के मेंबर शिक्षाविद श्री हरिकृष्ण आर्य से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला है ब्रेक का, हाजिर होता हूं ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूं ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं शिक्षाविद श्री हरिकृष्ण आर्य से। सर, हम ट्यूशन की बात करें। जी जी जी। आरोप ये लगता है कि शिक्षक जो है स्कूल में मात्र, मैं सरकारी स्कूल की चूंकि आप सरकारी सेवा में रहे हैं इसलिए वहीं की बात करते हैं, कि शिक्षक जो है वो स्कूल में केवल मात्र इसलिए जाता है कि वो स्टूडेंट्स को इशारा कर सके। किस प्रकार का इशारा? जिस तरह से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पे ये एलिगेशन लगता है कि वो केवल पेशेंट को इशारा करने जाता है कि साहब आप यहाँ नहीं, हमारे घर पे आइए, वहाँ आपका ट्रीटमेंट करेंगे। उसी प्रकार टीचर ये कहने जाता है कि यहाँ नहीं, आप मेरे वहाँ आइए। तो ये सब क्या सर? देखिए, हालांकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते जी। मैंने इस तरह के समर्पित शिक्षक भी देखे हैं जो कक्षा में बहुत ही समर्पित भावना से पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी मैं बताऊं, आज क्या हो रहा है, इसके लिए अकेले यदि हम शिक्षकों को दोष दें तो गलत होगा। आज अभिभावक भी जब तक अपने बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं दिलवा देता तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। सर, पेरेंट्स की ये सोच क्यों बनी? इसलिए कि वो देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो कैलिबर्स की कमी मानो, या वो ज्ञान की कमी मानो, या वो पढ़ाई की कमी मानो। वो देखते हैं कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, तब वो मजबूर होते हैं कि आप ट्यूशन पढ़वाएं उसको। अगर शिक्षक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे, बच्चे पे मेहनत करे, तब तो ऐसी नौबत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब मैं आपको एक आंकड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहूँगा। हालांकि आंकड़ा तो नहीं है, एक सामान्य स्थिति में बताना चाहूँगा। इस समय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पास ज़्यादा ट्यूशन करने के लिए चाहते हैं। उनके पास जाकर के यदि देखा जाए तो सरकारी स्कूल वालों के बजाय प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे ट्यूशन। हाँ, वो बात के आपने जो कहा है कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक मेजरमेंट होता है, एक पैमाना होता है कि साहब आपको बीएड करनी पड़ेगी, तब जाकर एसटीसी करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी, एमएड करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको शिक्षक की सरकारी स्कूल में नौकरी मिलेगी, जबकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। बाकी मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि अभिभावक गणों उनका भी दोष है और कुछ दोष इस समय का भी है। हमें आज बच्चे का सहज विकास होना नहीं देना चाहते हैं। बच्चा जैसे ही नर्सरी क्लास में यानी कि स्कूल जाना शुरू करता है तब से ही हमारी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं बच्चे के साथ। जब तक बच्चा छोटा होता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक, तब तो
क्या है कि अभिभावक भी उस पर थोड़ा सा वक्त लगाते हैं। हाँ। उसके बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं होती जब तक कि उसका वो ट्यूशन नहीं दिलवा दे। हाँ। आगे और क्या होता जा रहा है हाँ। कि बच्चों का सहज विकास इतना रोका जा रहा है, मानसिक और शारीरिक दोनों मानसिक और शारीरिक, और यहाँ ज्यादा योगदान किनका है? कोचिंग संस्थाओं का। पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा सब्जेक्ट जीव विज्ञान रहा है जी। 11वीं 12वीं में बच्चा हमारे पास पढ़ता था, और 12वीं में अच्छी तैयारी करने के साथ साथ ही वो पीएमटी में बैठता था, और जिसने अच्छी तैयारी करी 11वीं 12वीं दोनों साल, उनका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाया करता था। हाँ। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 12वीं का एग्जाम दे लिया, 12वीं का एग्जाम देने के बाद में बच्चे स्थानीय स्तर पे अपने शिक्षकों से 2-3 महीने का वक्त उनको मिलता था पीएमटी के दौरान, तो वो कोचिंग करना उन्होंने शुरू कर दी जी। उसके बाद क्या हुआ कि 12th में पूरे साल भर उन्होंने पीएमटी की कोचिंग शुरू कर दी जी। और धीरे धीरे करके कुछ एक विशेष संस्थान बन गए। संस्थान नहीं बल्कि कुछ एक ऐसे विशेष लोकेशंस बन गई हैं जो पूरे भारत में कोचिंग के लिए माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही चौंकाने वाला नहीं बल्कि दिल दहलाने वाला आंकड़ा कि हर माह, हालांकि मुझे नाम ले लेना चाहिए, हमारी कोचिंग नगरी है, कोटा है। जी जी बिल्कुल। कोटा में हर माह औसतन 5-7 विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अपेक्षाएं अभिभावकों की बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बच्चे का सहज विकास होने ही नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि बच्चा किस साइड में जाना है। वो अपने विचार बच्चे पे थोप करके कि हमें इंजीनियर बनाना है, हमें उसको डॉक्टर बनाना ही बनाना है, उसे खेलने में नहीं दिया और उसे पूरी तरह से क्या कर दिया। आज हालांकि मेरे विचार तो थोड़े से क्या है कि हो सकते हैं कि अच्छे नहीं लगे लोगों को। नहीं अच्छे क्यों नहीं लगे गुरुदेव, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं इन कोचिंग संस्थानों के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं हूँ मैं। क्लास टीचिंग ही होनी चाहिए। क्लास टीचिंग के बाद कुछ इस तरह का वर्क उसे गुरुदेव मैं आपको रोकूंगा, आपने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया गुरुदेव? देखिए मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि ये एक समाज की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सब्जेक्ट जैसे विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है और आप चाहे वो किसी भी रूप में मान लीजिएगा, मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन आज हनुमानगढ़ में हो सकता है कि 150 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो आज डॉक्टर बने हुए हैं, जो मेरे से पढ़े हैं। लेकिन कुछ मैं यहाँ निसंकोच कह सकता हूँ क्योंकि देखने वाले भी होंगे इस कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल लाखों। मैंने शिक्षक कोई हो, चाहे वो किसी भी विद्यालय में हो, मैंने शिक्षक के वार्ड से कभी भी मैंने पैसे नहीं लिए। अच्छा ठीक है ना, चाहे वो कॉलेज शिक्षक हो, चाहे वो किसी दूसरे स्थान का भी शिक्षक हो। मान लीजिए मैं हनुमानगढ़ में पढ़ा रहा था और भादरा का कोई शिक्षक का वो मेरे पास आते भी थे, लाहौर से भादरा से वहाँ भी आते थे। ये मेरे लिए एक थोड़ा सा, और आज वो जो मैंने कमाई, ये जो कमाई करी है उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। गुरुदेव आपने ये कहा कि मैंने पैसे का लालच नहीं किया, शिक्षा को दान समझ कर ही दिया। जी। और जितनी ज़रूरत परिवार चलाने के लिए होती है उतना आपने किया। तो इसी संदर्भ में गुरुदेव मैं आपसे सवाल करूंगा कि गुरु और शिष्य की एक जो परंपरा चली आ रही थी, एक संबंध था, परंपरा थी, मर्यादा थी, वो धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है। मैं आपको कहूँ कि आजकल गुरु और शिष्य नहीं रह करके विक्रेता और क्रेता के संबंध हो गए, परचेजर और सेलर हो गए। बिल्कुल वो हो गया। शिक्षक क्या कर रहा है, प्रोफेशनल होते जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपने जैसे अभी बात करी कि सरकारी उसमें जाना चाह रहे हैं सेवाओं में, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सरकारी सेवाएं नहीं लेकर के आज एजुकेशन एक सेवा थी, लेकिन आज एजुकेशन को व्यवसाय बना दिया गया है। मेरे साथ काम करने वाले, क्योंकि मेरा अब कार्य क्षेत्र
थोड़ा सा और बढ़ गया है मेरा राष्ट्रीय स्तर पे भी, रिटायर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। हाँ। मेरा जो कार्य क्षेत्र आप बंदरों से मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जब मैं और लोगों से मिलता हूँ, आज एजुकेशनल कंसल्टेंट मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, लेकिन कुछ वजह यह है कि मुझे अब उतना लालच नहीं है, पेंशन आ रही है, इतने तक मेरे पास ऑफर आ गए हैं। एक ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि आपको हम एनुअल 25 लाख तक का, तो वहाँ फिर मुश्किल ये होती है कि मैं सुबह 8 बजे जाऊँ, रात को 8 बजे 11-12 बजे मुझे मिलेंगे, मुझे कोई नहीं जानेगा, ठीक है ना। वहाँ केवल इस हिसाब से जानेंगे कि इनको ये पैकेज मिल रहा है। हाँ, फिर वो प्रोफेशनल वाली बात होगी। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, छोटे से छोटे गाँव में मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं विदेशों में क्लासेस ले रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो रिकॉग्निशन जो मुझे मिल रही है वो नहीं मिलेगी। शायद उसमें जो मुझे संतुष्टि मिल रही है वो संतुष्टि मुझे उस पैसे से शायद नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज जो है कंसल्टेंट जो हैं वो बड़ा अच्छा पैकेज ले रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं उनके पास पैसा होता है, व्यवसायी होते हैं, उनके पास इंसाइट नहीं होती और वो विजन नहीं होता एजुकेशन का। वो क्या करते हैं, सब हायर परचेज करते हैं। तो कब कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, उसके लिए क्या है, आज रिसोर्सेस तैयार हैं। हमारे जैसे लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जिनको थोड़ा सा अच्छा है, वो लाखों रुपए का पैकेज ले रहे हैं, और जो थोड़े से भी अच्छे हैं वो न तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते। उनके पास 15-15, 20-20 प्राइवेट स्कूल वो होते हैं, और जो उनकी एक्टिविटी, जैसे कोई प्रैक्टिकल में माहिर है तो वो ये बताएगा कि आपकी लेबोरेटरी में ये होना चाहिए, वो निश्चित दिन वहाँ विजिट करता है। इसी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनके अलग अलग वो कंसल्टेंट्स हैं, वो उनको बताते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं इस समय, जो वो इंस्टीट्यूट जो है टोटल किन के बेस पे चल रहे हैं, उन एजुकेशनल गुरुदेव, आप इसको अच्छा मानते हैं कि आपने कहा कि इस लाइन के अंदर, शिक्षा के अंदर ये एक तरह से इंडस्ट्री बन गई है शिक्षा। आपने कहा भी शिक्षा इंडस्ट्री बन गई है, और पैसे वाले लोग, ऐसे लोग जिनका कोई शिक्षा से सरोकार नहीं है, कोई सरोकार, वो लोग इस लाइन के अंदर आ गए हैं। तो आप बताएं, फिर जो इतना पैसा लगाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो एटलीस्ट वो स्टूडेंट से अर्न करेगा। बिल्कुल करेगा। तो और वो उसको शिक्षा को कहाँ ले जाएगा, इसको भली भांति सोचा जा सकता है। तो आपके हिसाब से ये गलत? मैं आपको बताऊं, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। हालांकि इसके लिए वो कंसल्टेंट रख रहे हैं, और मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां साल की नर्सरी में भी 5-5 लाख रुपए तक फीस है। मैं अच्छे से जानता हूँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बार बार जाता आता रहता हूँ, मुझे पता है कि नर्सरी में 5 लाख रुपए फीस है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट उन बच्चों को करते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि एजुकेशन फिर उन लोगों के लिए ही रह जाएगी कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा, जो 5 लाख पे कर सकता है, जो 5 लाख, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। गुरुदेव, एक और सवाल कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी युवा वर्ग बेरोजगार क्यों है? इसके लिए कौन दोषी है? हमारा सिस्टम, शिक्षा पद्धति, कौन दोषी है? देखो, एक तो क्या होता है कि मैं जैसे आपको शिक्षकों की ही बात बताऊं, हमारे यहाँ नियत संख्या में बीएड कॉलेज हुआ करते थे, बहुत ही निश्चित, और उतने होते थे कि जितने शिक्षकों की हमें आवश्यकता होती थी। जी। अब क्या हो गया है कि हर शहर में, जैसे कि हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर शायद 30-40 के लगभग बीएड कॉलेजेस हैं। एटलीस्ट 100 सीट्स सभी में है, किसी किसी में 200-200 सीटें हैं। इतने जने जब बीएड करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और कुछ क्या है कि एक बार बीच में ऐसा समय आया था कि
इधर लोग जाना बंद हो गए थे। लेकिन सीधी भर्ती जब से सरकार ने शुरू करी और बीए बीएससी के मार्क्स के बजाय उन्होंने जो है ये कंपटीशन के एग्जाम वो देने शुरू किए, तो एक बार क्या हुआ कि रुझान बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे करके अब स्थिति आ रही है कि उन कॉलेजेस में सीट्स जो है वेकेंट जा रही हैं। एक क्या होना चाहिए कि सरकार को ये चाहिए कि उतने ही ट्रेनिंग कोर्सेस रखे जाएं जितने को कि हम खपा सकें। अब हो क्या रहा है, शिक्षक तो बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूँ भावी शिक्षक उन्होंने तैयार कर दिए हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जैसे हम कह सकते हैं, फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी सेवा है चिकित्सा। अभी भी चिकित्सा की तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं है कि वांछित संख्या में जितने मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। हालांकि इस बार कुछ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो फ्री सीट्स हैं बहुत कम हैं। यहाँ भी सरकार ने क्या कर दिया कि 5-5 लाख हर साल का गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, जैसे गंगानगर में भी गवर्नमेंट कॉलेज ही होगा मेडिकल कॉलेज, लेकिन इन्होंने यहाँ 35% सीट्स तो रखी हैं, वो जो 5,000 रुपए होता है ना, उसके बाद में उन्होंने सारी वो 5-5 लाख वाली सीट्स रखी हैं। और एनआरआई जो हैं उनके लिए और भी ज़्यादा उस हिसाब से, यानी कि सरकार जो है शिक्षा और चिकित्सा, मेरा ये मानना है ये सेवाएं हैं, ये कभी भी प्रोफेशन नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों को हमने प्रोफेशन बना लिया है। और सरकार भी किस काम में जुटी हुई है, प्रोफेशन बनाने में जुटी हुई है। मैंने जब बीएड किया था गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर से, केवल 67 रुपए मैंने पूरे साल की फीस दी है। टोटल फीस मेरी 67 रुपए थी। आज यदि कोई बीएड करता है परीक्षार्थी, कम से कम मान के चलिए कि 1 लाख से कम में वो नहीं छूटता, और बीएड 2 साल की है। तो अब ऐसा टीचर, उसके मन में ये होगा कि मैंने इतना खर्च कर दिया, तो वो कैसे न कैसे करके दूसरे तरीके से कमाएगा। यही बात डॉक्टर्स के साथ होती है। आज हम चिकित्सा में भी वही बात कह सकते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहा है, अनावश्यक दवाइयाँ लिखता है, अनावश्यक जो है जांचें लिखता है, और खूब फीस। वो होता ये है कि डॉक्टर बनने में उसको भी इतना जब पैसा लगा है, तो वो किसी न किसी तरह से वो चाहता है। गुरुदेव, आप इसका दोष सरकार को दे रहे हैं जी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा को प्रोफेशन बनाने पे तुली है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि शिक्षक भी इसके लिए दोषी है? शिक्षक भी, आज के शिक्षक को ले देंगे, शिक्षक भी बदला सा है, उसका रहन सहन बदला सा है, उसका आचार व्यवहार बदला सा है, और उसको देखिए, उसको सम्मान से ज्यादा उसको भौतिक सुख सुविधाएं, बिल्कुल उसके पीछे ज्यादा दौड़ रहा है। वो चाहिए। हाँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, अकेले सरकार को दोष दें, अकेले शिक्षक को दोष दें तो ठीक नहीं रहेगा। साथ में क्या, हमारा समाज, क्योंकि ये तीनों वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब तक तीनों आपस में जुड़ करके और एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। आज शिक्षक का सम्मान, हो सकता है कि उसके लिए शिक्षक भी दोषी है कुछ हद तक, सरकार भी दोषी है। शिक्षक इसलिए दोषी है कि समर्पण भावना नहीं है। सरकार इसलिए दोषी हो सकती है कि उसे उतना वक्त ही नहीं दिया जा रहा है शिक्षकों की वो पढ़ा सके। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से क्या होगा कि एक थोड़ा सा उसमें वो अभिभावकों में एक विचार आता है कि शिक्षक काम नहीं कर रहा, लेकिन अभिभावक भी क्या है कि उसी तरह से यदि शिक्षकों को वो एक मान सम्मान दें। आज मान सम्मान, गुरुदेव, मान सम्मान किसे कहते हैं? जब पढ़ा रहा है कोई तो सैलरी मिल रही है, इससे ज्यादा मान सम्मान और क्या मिलेगा? जब आदमी पढ़ गया, उसको जॉब मिल गया, सरकार उसको सैलरी दे रही है, इससे ज्यादा सम्मान क्या मिलेगा? फिर सम्मान के लिए जगह बनाना तो शिक्षक के खुद के हाथ में। गुरुदेव, आप देखें जरा, क्या शिक्षक ने ऐसा माहौल नहीं बना दिया है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के अभिभावक को ये सोचना पड़ता है कि यार इसको पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं। ऐसा माहौल क्लास के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसको भी मजबूर होना पड़ता है। उसके माँ बाप सक्षम है आर्थिक रूप से या नहीं है, लेकिन वो जहर उनको पीना पड़ता है। बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल बात मानता हूं। तो अब संस्कार देने वाला शिक्षक कहाँ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमें एक चीज सिखाना चाहते हैं, वो कथनी से उतने नहीं सिखा पाएंगे जितना कि हम अपनी करनी से सिखा पाएंगे जी। एक शिक्षक जो है, हम गुरु कहते हैं। गुरु के दायित्व बहुत गुरुतर दायित्व होते हैं। गुरु की हर बात में क्या होना चाहिए कि
एजुकेशन होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा है, कैसा उसका आचरण है, उस रूप में भी वो बच्चों को क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। यदि शिक्षक का आचरण अच्छा नहीं है, शिक्षक क्या करता है कि सिगरेट बच्चों से मंगवाता है जी। तो उससे शिक्षक का कोई मान सम्मान कोई कैसे कर सकता है, कैसे कर, या वो किस रूप में शिक्षक दिखता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं होता है, शिक्षकों का मान सम्मान नहीं होता है। बहुत से मैं आपको ऐसे समर्पित शिक्षक या संस्था प्रधान मैं बता सकता हूं जो गांव वालों को एक छोटा सा इशारा कर दें तो वो बात, मैं हालांकि थोड़ी सी आत्मश्लाघा की बात हो जाती है, मैं करीब 4.5-5 वर्ष के लिए मुंडा वहाँ संस्था प्रधान में रहा था। मुंडा बहर वाला मुंडा गांव मुंडा में, और मैं मान सकता हूँ कि वो 5 साल का कार्यकाल मेरे करीब 35 वर्ष से स्वर्णिम रहा। वो मैं स्वर्ण मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि मैंने जो चाहा वो वहाँ हो गया। ठीक है, मैं क्या चाहा गुरुदेव आपने ऐसा? मैंने जो चाहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हॉल बनना चाहिए। अच्छा। हॉल बन गया। गांव वालों ने बताया कि बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर, इतना पैसा ही नहीं कि हॉल बना पाएंगे, लेकिन वहाँ हॉल बन गया। मैंने चाहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गया। मैंने चाहा कि जीर्ण शीर्ण भवन है नया बनना चाहिए, नया बन गया। वहाँ जो चीज़ मैंने चाही, ठीक है, वो वेलफेयर के लिए। वहाँ बहुत पुराने समय में कुछ लोग रहते थे, वो जैसे हनुमानगढ़ टाउन में रह रहे हैं। मैं वो कोई दुकानदार हैं, मैं एक बार उनके यहाँ गया, उन्होंने मुझे क्या बात कही कि सर आप यदि वहाँ सरपंच के चुनाव में खड़े हो जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। निर्विरोध, उन्होंने ये बात कही कि आप निर्विरोध जीत जाएंगे। मैंने कहा मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन उनकी वो एक धारणा वो थी। और भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे संस्था प्रधान हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं और उनको पर्याप्त मान सम्मान मिल रहा है, उनको मान सम्मान मिल रहा है। गुरुदेव, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के स्टूडेंट्स को, आज के विद्यार्थी को, ताकि वो पढ़ाई करे, लगन से करे और बाद में उसको कामयाबी हासिल हो? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की जहाँ तक बात है जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे शिक्षक का सम्मान करें और जो काम उनको सौंपा जाता है वो काम करें अपना। लेकिन बच्चा, देखिए बच्चा होता है, ये दायित्व हमारा है, शिक्षकों का दायित्व है, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। हम चाहें समर्पित शिक्षक बनाना चाहें और समर्पित शिक्षक ही आए, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। आज क्या होता है कि जो होशियार बच्चा है वो IAS बनना चाहता है, वो RAS बनना चाहता है। हमें ये चाहिए विदेशों की तरह कि वहाँ शिक्षकों का ये सैलरी इतनी आकर्षक हम सैलरी कर दें शिक्षकों की कि वो इधर आना चाहे, इसमें पढ़ाना चाहे, उनकी सेवा शर्तें भी थोड़ी सी ठीक कर दें। यहाँ मैं ये चाहूँगा कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए। मिड डे मील का काम उनको सौंप दिया, जनगणना का काम सौंप दिया, चुनाव करवाने का काम उनको सौंपा जाता है, मतदाता सूची जो संशोधन का काम उनको सौंपा जाता है, BLO उनको बनाया जाता है, पशु गणना उनसे करवाई जाती है, न जाने कितने काम जो हैं शिक्षकों को सौंपे जाते हैं। और फिर हमें उन शिक्षकों से ये अपेक्षा करें कि भाई वो समर्पित होकर के काम करेंगे, उन्हें केवल शिक्षक के ही रहने देना चाहिए। शिक्षक के साथ ये नहीं कि उनको हर तरह का काम उनको सौंपा जाना चाहिए। हो सकता है कि इसमें सरकार को एक बड़ा बजट रखना पड़े और साथ ही साथ क्या है कि मॉनिटरिंग, हर स्तर की मॉनिटरिंग, और इसके लिए मॉनिटरिंग स्टाफ भी बढ़ाया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी के पद हैं, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, उनके पद भी बढ़ाए जाने चाहिए। और एक ये भी कि उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर उन पर नहीं डाला जाना चाहिए। एक डायरेक्टर, एजुकेशन का डायरेक्टर किसी संस्था प्रधान को एक पर्टिकुलर स्कूल में लगाना चाहता है, डायरेक्टर कहता है कि मैं चाहता हूं आपको इस विद्यालय में क्योंकि आप योग्य हैं, डायरेक्टर उनकी योग्यता को समझता है। लेकिन डायरेक्टर पर दबाव इस बात का है कि मंत्री जी कह रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाना ही हटाना है इसको। तो बताइए कि
कैसे काम चल पाएगा फिर। और ऐसी स्थिति में वो एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति है, उसको कुंठा होना स्वाभाविक है। कुंठित होकर काम नहीं करेगा। ये थे शिक्षाविद श्री हरिकृष्ण जी आर्य। हरिकृष्ण जी आर्य का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो शिक्षक को शिक्षक रहने दे, उसे क्लर्क ना बनाए। ये जनगणना के काम, पशुगणना के काम, चुनाव संबंधी काम, मिड डे मील के काम, ये फालतू के कार्य है, उससे हटाए जाने चाहिए ताकि वो अध्यापन की तरफ ध्यान दे सके। दूसरी तरफ हरिकृष्ण जी आर्य का कहना है कि माँ बाप भी बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उससे उम्मीदें लगाएं। ज़्यादा उम्मीदें लगाना निराशा का कारण हो सकता है और इससे बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है और बाद में दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हरिकृष्ण आर्य जी का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चे को अगर कामयाब होना है तो उसे लगन से पढ़ाई करनी ही होगी, अर्थात सफलता मतलब मेहनत। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुदेव, आप हमारे स्टूडियो में बता रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू।